नमस्कार साथियों आज का वीडियो एसएससी एमटीएस में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर आधारित है, जो कि आगे आने वाले आपके शिफ्टे जो हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस निश्चित तौर पे आते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में 2022-2023 में पूछे गए थे। बात करते हैं पहले, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को छोटा आर्कटिक भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी की कुल जल सतह का करीब 46% मतलब 56% कवर करता है। ये महासागर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। ये महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कि सक्रिय ज्वालामुखी वो पानी के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब बात करें कि महासागर कुल कितने हैं। ठीक है, धरती पर कितने महासागर हैं, तो टोटल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर जो कि हमारे बगल में है, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों से है। इस अनुच्छेद के मुताबिक ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। उन्हें मतलब राज्य को जो है ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए और उन्हें स्वायत्त शासनिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी अधिकार और शक्तियां देनी चाहिए। ठीक है, संविधान का जो 73वां संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो संशोधन है वो नगर निगम का वर्णन करता है। ये संशोधन भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज। 74वां किससे संबंधित है? नगर निगम से। ठीक है, दोनों क्रम से हैं। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा की जाती है? तो मकर संक्रांति पूर्ण रूप से सूर्य देव को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि फ्लड ऑफ फायर किसकी रचना है? अमिताव घोष। ठीक है, अमिताव घोष की किताबें हमेशा पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। फ्लड ऑफ फायर अमिताव घोष की रचना है, 2015 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां, ये आपको ध्यान में रखना है, 7th। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इससे बड़े जो देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की आबादी 1.3 अरब से ज्यादा है। ठीक है, आज आपका 1 नवंबर है। ये वीडियो आज आपको 1 नवंबर को मिलेगा और 1 नवंबर की भारत की अगर बात हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है, ठीक है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो इसी पे ध्यान आया कि आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर को भारत में एक विशेष घटना घटती है। कौन सी घटना बताऊं? 11 राज्य अपना, टोटल 11 राज्य एक साथ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, आज का आपने कम्युनिटी पोस्ट अगर नहीं देखा है तो पूरा डिटेल में मैंने उसमें दिया हुआ है किस वर्ष कितने राज्यों का गठन हुआ है। ठीक है, वो पूरा डिटेल में उसमें है, उसको जरूर से आप देख लीजिएगा। तो 1 नवंबर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज की वीडियो में क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किया है, बता दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आगे वाले शिफ्टे जो हैं उनमें पूछा जा सकता है कि 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 11 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी इसका राइट आंसर है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों में रिकेट्स मतलब सूखा रोग की बीमारी होती है, जिससे हड्डियां विकृत हो जाती हैं। कुल मिला के अगर बात करूँ ना, तो विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित मैक्सिमम बीमारियां होती हैं। जोड़ों में दर्द, ठीक है, हड्डियों का विकृत हो जाना। जैसा वयस्कों की अगर बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया होता है, इसमें जोड़ों में बेजोड़ दर्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 क्रिकेट में किसे प्रदान किया गया? इसी को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो 2021 की बात हो रही है, क्रिकेट में किसे दिया गया था? तो मिताली राज इसका राइट आंसर है।
वैसे आपको बता दूं कि 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को दिया गया था, कुश्ती में रवि कुमार दहिया को, मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन को, हॉकी में श्रीजेश पीआर को, पैरा निशानेबाजी में अवनी लेखरा को, पैरा एथलेटिक्स में सुमित अंतिल को, पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत को, क्रिकेट में मिताली राज मैंने आपको बता ही दिया, फुटबॉल में सुनील छेत्री को, हॉकी में मनप्रीत सिंह को। ठीक है, ये टोटल 12 लोगों को जो है 2021 में भारत पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि क्या है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अब बात आ गई, जवान से निकल गया है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। वैसे खेल की अगर बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, यह पुरस्कार खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि पुरस्कार देता कौन है। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय देता है। ये हो गई बात 2021 की। अब 2022 की अगर बात करूं, 2022 में जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2023 की अगर बात करें तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को जो है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे नहीं भी हैं हो जाएंगे, बस ज्यादा नहीं, 11 नवंबर तक इंतजार कर लीजिए, आज 1 नवंबर ही है। ठीक है, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान में क्या है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, यह न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। ठीक है, बात करते हैं पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो श्री जे.एच. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगले जो होने वाले हैं 91, जिसकी मैं ऊपर भी चर्चा कर रहा था कि आज 1 नवंबर है। ठीक है, 11 नवंबर 2024 को जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, करंट अफेयर्स मजबूत रहेगा आपका। अगला प्रश्न है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, 1885 में ये स्थापित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कब से कब तक थी। ठीक है, 1951 से लेकर 1981 तक। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है आपसे कि ये जनसंख्या विस्फोट हुआ क्यों, जनसंख्या तेजी से बढ़ी क्यों, क्योंकि इस दौरान विकास जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हुआ। इस दौरान मतलब 1951 से लेकर 1981 तक देश का विकास ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से मृत्यु दर में तेजी से कमी आई, प्रजनन दर की मात्रा बढ़ी। ठीक है, विकासात्मक गतिविधियां जो थी वो ज्यादा शुरू हुई, लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। जी हाँ, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली संस्था योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। आपसे पूछा जाता है कि योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग। ये आपको ध्यान में रखना, कब किया गया ये भी पूछा जाता है, 2014 में 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, नीति आयोग क्या है, भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सोवियत संघ में 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। योजना आयोग की स्थापना देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में की थी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं केलुचरण महापात्रा की, जो अक्सर पूछा जाता है। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा के किस ओडिसी कलाकार को या उड़ीसा के किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एकमात्र कलाकार वो है केलुचरण महापात्र, जिनको 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। वह ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा कब दिया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, आपको ध्यान में रखना है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी इसका राइट आंसर है। ठीक है, गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। यह बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड में आर का मतलब क्या है? देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आर क्या है? रूरल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई नाबार्ड की? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है कि दिलरश बानो बेगम के मकबरों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है वो है बीबी का मकबरा। कहाँ पर है ये? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि दिलरश बानो बेगम कौन है। ये दिलरश बानो बेगम ये औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, औरंगजेब की पत्नी थी और मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरश बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, दिलरश बानो बेगम को मरणोपरांत राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बीबी का मकबरा है ना, इसको दक्कन का ताज भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है कि दक्कन का ताज कहाँ स्थित है? दक्कन का ताज बीबी का मकबरा को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ताजमहल से काफी ये मिलता जुलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय एवं एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया कौन है? वो है लिएंडर पेश। ठीक है, कब लिया था इन्होंने? 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा में हिस्सा लिया था और कांस्य पदक देश को दिलाया था। अगला प्रश्न है राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 मतलब 157 के मुताबिक राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार को संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार को लाभ कमाने के लिए कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति जब भी चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ठीक, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसके पास होती है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 से 22 का संबंध किससे है? 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा ये मूल अधिकार है। 19, 20, 21, 22 क्रमांक की धाराएं नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या यूनियन बना की आज़ादी, पूरे देश में घूमने की आज़ादी, किसी भी पेशा को अपनाने या कोई कारोबार करने की आज़ादी। ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर चाय बागानों के लिए जाना जाता है? शहर की बात आई तो दार्जिलिंग इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। राज्य की बात आएगी तो असम, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के कितने स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं? तो 43। जी हाँ, 43, क्योंकि इसी साल जो है असम के मोइदम्स को क्या किया गया? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इस तरह से टोटल अब 43 हो गए, जिसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना है आपको, भारत दुनिया भर में 6ठे सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, मोइदम्स की अगर बात करें तो मोइदम्स जो है अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली। मोइदम्स क्या है? अहोम राजवंश की टीला, मतलब टीला बना के उसके अंदर क्या करते थे? दफना देते थे डेड बॉडीज को। इसी को मोइदम्स कहा जाता है। ठीक है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर को दवाल के नाम से भी जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, उन्हें यह उपनाम लंबे समय तक बल्लेबाजी करने या क्रीज के एक छोर को पकड़कर विपक्षी गेंदबाजों को निराश करने की क्षमता के कारण मिला था। राहुल द्रविड़ को गेटवाल के साथ साथ मिस्टर डिपेंडेबल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1916। ठीक है, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, देखिए बेचू जो है ना, ये भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक कॉलेजिएट केंद्रीय और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। ठीक है,
1916 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना है, इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कॉलेज है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना 1898 में भारतीय होम रूल लीग और थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी 1898 में। ये भी बीएचयू का ही अंग है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक है, ये खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने की लंबाई की एक बहुत बड़ी इकाई है। ठीक है, यह 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, मतलब 9.46 गुणित 12 किलोमीटर, मतलब एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 5.88 इंटू 10⁻12 मील के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन इसका राइट आंसर है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपको, आपके परिवार को, देशवासियों को, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक आप जम के तैयारी अपनी करते रहिए। जय हिंद।